नमस्कार जोहार, मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड के 85 लाख राशन कार्ड धारियों को राहत, ई-केवाईसी की तारीख बढ़ी। झारखंड के 85 लाख राशन कार्ड धारियों के लिए राहत की खबर है। केंद्र सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 30 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इससे पहले 31 मार्च तक ई-केवाईसी कराने का समय सीमा तय किया गया था। खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के संयुक्त सचिव जय पाटिल ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि 30 अप्रैल तक 100% ई-केवाईसी का काम पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी साफ किया है कि अगर कोई राज्य ई-केवाईसी पूरा नहीं करती है तो उसकी सब्सिडी होल्ड पर रखी जाएगी और अनाज आवंटन में भी कटौती की जा सकती है। जानकारी हो कि ई-केवाईसी का उद्देश्य राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाना और डुप्लीकेट राशन कार्ड को खत्म करना है। झारखंड में अभी तक करीब 70% का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। हालांकि नेटवर्क की समस्या और ई-पॉस मशीनों के 2G होने के कारण लोगों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े कुल लाभुकों की संख्या 2 करोड़ 63 लाख है। इनमें से अब तक 1 करोड़ 78 लाख लोगों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है, जबकि 85 लाख 20 हजार से ज्यादा लाभुक अभी भी ई-केवाईसी से वंचित हैं। अब सरकार के पास 30 अप्रैल तक का समय है ताकि सभी राशन कार्ड धारी ई-केवाईसी पूरा कर सके और बिना किसी रुकावट के सब्सिडी और अनाज का लाभ उठा सके। चैत्र नवरात्र का पहला दिन बैजनाथ मंदिर में उमड़ी भीड़। सरदार पंडा ने किया कलश स्थापना। शक्ति मंदिरों में 9 दिन तक जलेगी अखंड ज्योति। देवघर में चैत्र नवरात्र का पहला दिन भक्तिमय माहौल में शुरू हुआ। बैजनाथ मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। देवघर की विशेष महत्ता है क्योंकि यह ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों है। यहाँ माता का हृदय गिरा था, इसलिए चारों कल्पों में शक्ति की पूजा होती है। बैजनाथ मंदिर के पंडा शशिकांत मिश्रा के अनुसार अगले 9 दिनों तक शुभ मुहूर्त में लोग मुंडन और जनेऊ संस्कार के लिए मंदिर आएंगे। सरदार पंडा गुलाब नंद ओझा ने भीतर खंड में कलश स्थापना की है। शक्ति मंदिरों में कुल 5 अखंड ज्योति प्रज्वलित की गई है। पार्वती मंदिर में 2, त्रिपुर सुंदरी में 1, माता संध्या में 1 और माता काली मंदिर में 1। ये ज्योतियां नवरात्र के सभी दिन जलती रहेंगी। मंदिर कैंपस के अतिरिक्त शहर के विभिन्न स्थानों पर दुर्गा पूजा की तैयारियां चल रही हैं। भया दलान, घड़ीदार घर, बंगला घर, बैजनाथ लेन, बिलासी टाउन, हाथी पहाड़, भुरभुरा चौक, भैरव घाट और त्रिकुट पहाड़ पर माता की पूजा अर्चना की जा रही है। सप्तमी तिथि को माता की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। झारखंड में यूपी के मुख्तार गैंग का शूटर ढेर। जमशेदपुर में पुलिस मुठभेड़। 2.5 लाख का इनामी अनुज कन्नौजिया मारा गया। उत्तर प्रदेश एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने संयुक्त अभियान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। शनिवार देर रात जमशेदपुर के गोविंदपुर में मुख्तार गैंग के कुख्यात शूटर अनुज कन्नौजिया को एनकाउंटर में मार गिराया गया है। पुलिस को मिली जानकारी के बाद टीम ने अनुज के ठिकाने की घेराबंदी की। अपराधी ने घर के अंदर से गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान एसटीएफ के डीएसपी धर्मेश कुमार शाही घायल हुए हैं। उनके बाएं कंधे पर गोली लगी। उन्हें जमशेदपुर टीएमएच में भर्ती कराया गया है। जवाबी कार्रवाई में दोनों तरफ से करीब 30 राउंड से अधिक फायरिंग की गई है, जिसमें अनुज मारा गया। अनुज कन्नौजिया पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने 2.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। वह लंबे समय से जमशेदपुर में छिप कर रह रहा था। गाजीपुर, मऊ और अन्य जिलों में उस पर कई संगीन मामले दर्ज थे। पुलिस ने मौके से हथियार और अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया है। यूपी एसटीएफ की 2 दिन पहले सूचना मिली कि वह जमशेदपुर में छिपा हुआ है, किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा है। इसके बाद यूपी एसटीएफ ने झारखंड पुलिस से संपर्क किया। शनिवार रात 10:30 बजे पुलिस ने छोटा गोविंदपुर स्थित अनुज के ठिकाने को घेर लिया। खुद को घिरता देख उसने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की, जिसमें वो मारा गया। गोमो रेलवे यार्ड में खड़ी ट्रेन में लगी आग, कोच पूरी तरह जलकर खाक। धनबाद के गोमो सिकलाइन रेलवे यार्ड में रविवार सुबह एक कोच में अचानक भीषण आग लग गई। इस घटना से रेल कर्मियों में हड़कंप मच गया। तुरंत ही फायर ब्रिगेड की टीम और रेलवे कर्मियों ने मिलकर आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि आसपास खड़ी अन्य कोच को समय रहते हटा लिया गया है, जिससे बड़ा हादसा टल गया। हालांकि जिस कोच में आग लगी थी वह पूरी जलकर खाक हो गई है। चीफ रेलवे यार्ड अधिकारी सत्यनारायण झा के अनुसार सुबह करीब 4 बजे एक कोच में आग लगी थी। यह कोच अन्य रैकों के बीच खड़ी थी, जिससे आग फैलने की संभावना थी, लेकिन रेलवे अधिकारियों और कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित कोच को रैक से अलग कर दिया, जिससे आग को फैलने से रोक लिया गया है। गुमला जिले में जंगली हाथी का आतंक जारी। 3 लोगों पर किया हमला, 2 की हुई मौत। वन विभाग अनाउंसमेंट कर लोगों को कर रहा अलर्ट। गुमला जिले में जंगली हाथी का आतंक जारी है। रविवार को एक हाथी ने 3 लोगों पर हमला किया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार रायडिया थाना क्षेत्र के अम्बाकोना जंगल में महुआ चुनने गए 45 वर्षीय जेम्स कुजूर की हाथी ने कुचलकर जान ले ली है। पुलिस और वन विभाग की टीम ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
इसी तरह जारी प्रखंड के 73 वर्षीय क्लाइमेट एक्का को उनके घर के आंगन में हाथी ने कुचल दिया। ग्रामीणों के शोर मचाने पर हाथी वहां से जरवाना गांव पहुंच गया। वहां महुआ पेड़ के नीचे शौच कर रहे 50 वर्षीय अरविंद सिंह को हाथी ने घायल कर दिया। दोनों घायलों को पहले डुमरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां क्लाइमेट एक्का की मौत हो गई है। गुमला वन प्रमंडल के रेंजर जगदीश राम ने बताया कि पीड़ित परिवारों को तत्काल 10,000 रुपए की सहायता दी गई है। बाकी के 3,90,000 रुपए कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद दिए जाएंगे। उन्होंने लोगों से जंगल में आग न लगाने और महुआ चुनने न जाने की अपील की है। बताया गया कि एक आक्रामक हाथी 30 से 35 किलोमीटर के क्षेत्र में घूम रहा है। इधर लगातार जंगली हाथी के हमले को देखते हुए वन विभाग की टीम ने लाउड स्पीकर लगाकर इलाके में घूमकर लोगों को सतर्क कर रहा है। स्थानीय भाषा में लोगों को जानकारी दी जा रही है। झारखंड में पलामू सबसे गर्म 40.5 डिग्री हुआ पारा। 3 जिलों का पारा 40 से पार। ईद सरहुल में रहेगा चिलचिलाती धूप। राज्य भर में तपिश लगातार बढ़ती जा रही है। कई जिलों में पारा 40 के पार हो चुका है। शनिवार को 3 जिलों का पारा 40 से ऊपर रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 40.5 डिग्री डाल्टनगंज का रहा। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 40.4 डिग्री और चाईबासा का तापमान 40.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। रांची का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 30 व 31 मार्च को मौसम साफ रहेगा। अप्रैल में भी 2 दिन 1 व 2 अप्रैल को मौसम साफ और मौसम शुष्क रहेगा। मौसम का यह मिजाज बता रहा है कि ईद और सरहुल के दौरान राज्य में चिलचिलाती धूप रहने वाली है। मौसम विभाग ने हालांकि राहत देने वाली बात यह बताई है कि 3 व 4 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि मौसम शुष्क रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई बदलाव की संभावना नहीं है। हालांकि बढ़ती गर्मी को देखते हुए मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मोदी के मन की बात का 120वां एपिसोड। पीएम ने हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी। गर्मी की छुट्टियों के लिए बच्चों को टास्क दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 120वें एपिसोड में हिंदू नववर्ष का जिक्र किया है। उन्होंने देशवासियों को चैत्र नवरात्र, गुड़ी पड़वा और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी हैं। पीएम ने कहा कि आज से भारतीय नववर्ष की भी शुरुआत हो रही है। यह विक्रम संवत 2082 की शुरुआत है। साथ ही आज गुड़ी पड़वा का भी दिन है। यह बेहद पावन दिन है। यह त्यौहार भारत की विविधता में एकता का एहसास कराते हैं। उन्होंने इस बार परीक्षा देकर लौटे छात्रों के लिए नए टास्क दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस बार गर्मियों में आपको कुछ नया सीखना है और उसको माई हॉलीडे के साथ सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है। इससे पहले 23 फरवरी को पीएम ने मन की बात के 119वें एपिसोड में स्पेस सेक्टर, नारी शक्ति, चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट पर चर्चा की थी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, खेलो इंडिया, वन्य जीवों और फिटनेस जैसे मुद्दों पर भी बात की थी। मधुपुर पहाड़ से उतरा लकड़बग्घा सड़क हादसे में मरा। गोड्डा के बलबड्डा दियाजोरी मार्ग पर मिला शव। वन विभाग को दी सूचना। गोड्डा जिले के बलबड्डा थाना क्षेत्र में एक लकड़बग्घे की मौत से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। बलबड्डा दियाजोरी मुख्य मार्ग पर सड़क किनारे मृत लकड़बग्घा मिला। सुबह जब लोग इस रास्ते से गुजर रहे थे तब उन्होंने इस जंगली जानवर के शव को देखा। स्थानीय लोगों के अनुसार लकड़बग्घा एक खतरनाक जंगली जानवर है। यह मनुष्यों को अपना शिकार बना सकता है। विशेषकर छोटे बच्चों के लिए यह ज्यादा खतरनाक है। माना जा रहा है कि यह जानवर पास के मधुपुर पहाड़ से रात के समय नीचे उतरा होगा। सड़क पार करते समय किसी वाहन की चपेट में आने से इसकी मौत हुई होगी। चतरा में ट्रक ने युवक को रौंदा। मौके पर मौत। टक्कर के बाद ट्रक ने घसीटा। ड्राइवर हिरासत में लिया गया। चतरा में देर रात सड़क हादसा हुआ है। वशिष्ठ नगर थाना क्षेत्र के चतरा गया मुख्य मार्ग NH 22 पर बानसिंह इलाके में एक ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी। घटना में अजय सिंह पिता इकबाल सिंह की मौके पर मौत हो गई है। ट्रक ने टक्कर मारने के बाद युवक को कुछ दूर तक घसीटा। वशिष्ठ नगर थाना पुलिस ट्रक को कब्जे में ले लिया है। वहीं चालकों को हिरासत में ले लिया गया है। घटना के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए हैं। उन्होंने थाने के बाहर प्रदर्शन किया और ट्रक चालक को उनके हवाले करने की मांग की है। कुछ उपद्रवियों ने अंधेरे का फायदा उठाकर थाने के बाहर हंगामा किया। स्थिति को बिगड़ता देख पुलिस ने थाने का मुख्य द्वार बंद कर दिया। ग्रामीणों ने शव को घटनास्थल पर रखकर NH पर जाम लगा दिया। पुलिस ने आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। इसके बाद सड़क से जाम हटा और वाहनों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई। आज ईद उल फित्र का चांद देखने की अपील। इदारा शरिया के महासचिव मौलाना कुतुबुद्दीन रिजवी और इमारत शरिया के मुफ्ती अनवर कासमी ने कहा है कि रविवार को ईद उल फित्र का चांद नजर आ सकता है। ऐसा होने पर उन्होंने इसकी सूचना आलिम दिन को देने का आग्रह किया है।
ईद सरहुल और रामनवमी पर निर्बाध मिलेगी बिजली। रांची और आसपास के इलाकों में ईद सरहुल व रामनवमी पर निर्बाध बिजली मिलेगी। रांची एरिया बोर्ड के जीएम डीएन साहू ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। उन्होंने बोर्ड से जुड़े रांची सेंट्रल, कोकर, डोरंडा, पूर्वी पश्चिमी, रांची कैपिटल और खुंटी डिवीजन के कार्यपालक अभियंता को त्योहार पर नियमित रूप से बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित रखने, किसी तरह की परेशानी होने पर त्वरित समाधान की तैयारी रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने सरहुल व रामनवमी पर निकलने वाली शोभा यात्रा के दौरान 1 और 6 अप्रैल को सुरक्षा के लिहाज से संबंधित इलाके में बिजली की आपूर्ति बंद रखने को कहा है। शोभा यात्रा के समापन के स्थानीय थाना प्रशासन एवं पूजा समिति से जानकारी मिलने के बाद बंद रखे गए फीडरों को पेट्रोलिंग के बाद चालू करने को कहा गया है। शूटर अनुज कनौजिया एनकाउंटर मामले में एक महिला गिरफ्तार, घायल डीएसपी की क्या है स्थिति। यूपी के मुख्तार अंसारी गैंग के शूटर अनुज कनौजिया के साथ हुई मुठभेड़ में घायल डीएसपी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्हें एनकाउंटर के दौरान हाथ में गोली लगी थी, जबकि मृतक अनुज कनौजिया को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम अस्पताल भेज दिया गया है। उसका जिला प्रशासन द्वारा नियुक्ति दंडाधिकारी की निगरानी में वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम किया जाएगा। सूत्रों की माने तो इस मामले में एक महिला के भी गिरफ्तार होने की सूचना है। वह मृतक की पत्नी बताई जाती है। हालांकि पुलिस ने इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की है। सरायकेला में रेलवे ट्रैक से महिला का शव बरामद, दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। सरायकेला जिला के गम्हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत यशपुर फाटक के पास रेलवे ट्रैक के बीच एक महिला का शव बरामद किया गया है। शव देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि हत्यारों ने महिला के गर्दन, दोनों हाथ और नाजुक अंगों को धारदार हथियार से काट दिया है। रविवार की सुबह सूचना मिलने के बाद गम्हरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल महिला के शव की पहचान अभी तक नहीं हुई है। इधर घटनास्थल पर गम्हरिया पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव देखकर ऐसा लगता है कि महिला की हत्या कहीं और की गई होगी और शव को छुपाने के उद्देश्य से रेलवे ट्रैक के बीच में लाकर रख दिया गया है, जिससे ये घटना हादसा या आत्महत्या जैसा प्रतीत हो। फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। धनबाद में किन्नरों का 2 गुट आपस में भिड़ा, पान की दुकान पर हुई मारपीट, 3 किन्नर घायल, नेग वसूली को लेकर विवाद। धनबाद के बैंक मोड़ थाना क्षेत्र में किन्नरों के 2 गुटों के बीच झगड़ा हो गया। पुराना बाजार स्थित पानी टंकी के पास एक पान की दुकान पर यह घटना हुई है। इस मारपीट में एक पक्ष के 3 किन्नर घायल हो गए। घायल किन्नर रौसी और किरण ने बताया कि वे वर्षा के साथ शक्तिपुंज एक्सप्रेस से धनबाद आए थे। पुराना बाजार में पान खाने के दौरान बरवाड़ा के किन्नर समूह ने उन्हें घेर लिया। इस समूह ने लगभग 8 किन्नर और 10 से अधिक युवक शामिल थे। पहले उन्होंने ताने कसे और विरोध करने पर मारपीट शुरू कर दी। घटना में राशि के हाथ और सिर पर चोट आई है। वर्षा को आंतरिक चोटें भी लगी हैं। तीनों घायलों को इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया गया है। स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दे दी गई है। प्रारंभिक जांच में नेगी वसूली को लेकर सीमा विवाद इस झगड़े का कारण सामने आया है। घायल किन्नरों का कहना है कि उन्हें मारपीट का सटीक कारण नहीं पता है। 1 अप्रैल से 5 प्लेसमेंट एजेंसियां चलाएंगी शराब की खुदरा दुकानें। 1 अप्रैल से शराब की खुदरा दुकानें बंद नहीं होंगी। 5 प्लेसमेंट एजेंसियों को इन्हें चलाने का काम सौंपा जाएगा। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने शनिवार को अवकाश होने के बावजूद विभागीय अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक की। इसमें कई निर्णय लिए गए। जानकारी के अनुसार राज्य में उत्पाद की खुदरा दुकानें चला रही 7 में से 2 को छोड़कर 5 प्लेसमेंट एजेंसियों को 2 माह या नई उत्पाद नीति के लागू होने तक अवधि विस्तार दिया जाएगा। उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि विभाग के पास या झारखंड बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड के पास मैनपावर की कमी है। इससे खुदरा दुकानों को चलाना मुश्किल होता है। ऐसे में कम से कम 15 दिनों तक दुकानों को बंद करना पड़ता। इससे राजस्व की बड़ी हानि होती। राजस्व और राज्य हित में अवधि विस्तार का निर्णय अधिकारियों के सुझाव पर लिया गया है। धनबाद के बलियापुर में सड़क हादसा, साइकिल सवार सिक्योरिटी गार्ड की मौत, परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। बलियापुर थाना क्षेत्र के पलानी हीरक रोड पर हुए हादसे में 60 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड की जान चली गई है। मृतक की पहचान पहाड़पुर निवासी सत्यवान महतो के रूप में की गई है। स्टील गेट में सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी से लौटते समय पलानी भवानी विद्या मंदिर के पास एक अज्ञात वाहन ने उनकी साइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। वाहन चालक घटना के बाद फरार हो गया। स्थानीय लोगों को घटनास्थल पर एक मारुति कार का व्हील कैप मिला है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि किसी 4 पहिया वाहन से दुर्घटना हुई है। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंच गए। मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। थाना प्रभारी आशीष भारती ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया। काफी देर बाद जाम हटाया गया। धनबाद बलियापुर मुख्य मार्ग पर बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में और दुर्घटनाएं हो सकती हैं।
आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, लेंगे इस कार्यक्रम में हिस्सा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज ओडिशा के मयूरभंज जिले के दौरे पर रहेंगे। वहां वे आदिवासी हो समाज के हो गलांग कमेटी द्वारा रायरंगपुर स्टेडियम में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ साथ पूर्व सीएम मयूरभंज जिले में पिछले हफ्ते हुई ओलावृष्टि से तबाह हुए बिसोई प्रखंड के केसरगढ़िया गांव का दौरा करेंगे। यहां उनकी कुछ कॉरपोरेट्स के सहयोग से राहत एवं पुनर्वास कार्य शुरू करवाने की योजना है। जानकारी हो कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आदिवासी समाज से जुड़े मुद्दों पर खासे मुखर रहे हैं एवं हाल में ही उन्होंने संथाल परगना के जमताड़ा से धर्मांतरण एवं बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान शुरू किया है। उन्होंने देश भर के आदिवासी समाज को एकजुट एवं संगठित करने का संकल्प लेकर जो जन आंदोलन शुरू किया है उसे व्यापक जन समर्थन मिल रहा है। जय श्री राम के उद्घोष के साथ पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता हिंदू नववर्ष यात्रा में हुए शामिल। पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज डिमना से निकलने वाली हिंदू उत्सव समिति द्वारा आयोजित हिंदू नववर्ष यात्रा में जय श्री राम के उद्घोष के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विभिन्न मंदिरों में भी पूजा अर्चना की। इस अवसर पर पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता ने राम भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि आज हम सभी यहाँ हिंदू नववर्ष के पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष और गौरव की बात है। यह केवल एक नया वर्ष शुरू होने का संकेत नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों का उत्सव भी है। उन्होंने कहा कि हिंदू नववर्ष हमें नई ऊर्जा, नए संकल्प और सकारात्मक बदलाव की प्रेरणा देता है। माइनिंग विभाग की बड़ी कार्रवाई, 350 टन अवैध कोयला जब्त। जंगल में बना रखा था ओपन और अंडरग्राउंड खदान। रामगढ़ जिले के गोला थाना क्षेत्र में अवैध कोयला कारोबार को लेकर माइनिंग विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी में भैरवी भेड़ा नदी के किनारे सुरंगनुमा माइंस और ओपन माइंस की तर्ज पर अवैध कोयला उत्खनन करने की जानकारी मिलने के बाद माइनिंग विभाग ने कार्रवाई की। उत्खनन वाली जगह से लगभग 350 टन के करीब अवैध कोयला जब्त किया गया है। साथ ही इसमें शामिल कारोबारियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। दरअसल रामगढ़ के गोला थाना क्षेत्र से करीब 2 किलोमीटर अंदर भैरवी नदी के किनारे कोयला को अवैध तस्करी से निकाला जा रहा था। जब इसकी जानकारी रामगढ़ डीसी चंदन कुमार को मिली तो वह माइनिंग विभाग की टीम को लेकर मौके पर पहुंचे तो उत्खनन को देखकर दंग रह गए। झारखंड में 40,000 पदों पर होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया लटकी। 12 लाख से अधिक ने किया है आवेदन। प्रतियोगिता परीक्षाओं के माध्यम से वर्ष 2025 में झारखंड सरकार के विभिन्न विभागों में लगभग 40,000 पदों पर नियुक्तियां होनी है। दर्जन भर नियुक्ति प्रक्रिया विभिन्न कारणों से लटकी हुई है। इनमें से कुछ नियुक्ति को लेकर परीक्षा हो चुकी है तो वहीं कुछ ने अभी परीक्षा होनी है। कई परीक्षाओं का रिजल्ट प्रकाशन की प्रतीक्षा में है। करीब 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया है। इनके अलावा लाखों अभ्यर्थी परीक्षा आयोजित होने का इंतजार कर रहे हैं तो कई परीक्षाफल प्रकाशित होने के इंतजार में है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कार्रवाई चल रही है। इसके माध्यम से 26,001 पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों का चयन किया जाना है। 2025 पदों पर नियुक्ति के लिए चल रही सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा CGL 2023 के रिजल्ट प्रकाशन पर झारखंड हाईकोर्ट की रोक बरकरार है। हालांकि आयोग के स्तर से CGL परीक्षा 2023 के 2,229 अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कार्य पूरा कर चुका है। 444 महिला पर्यवेक्षिका की नियुक्ति को लेकर महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा का फाइनल आंसर कुंजी और रिस्पॉन्स सीट जारी हो चुका है। JSSC से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड सरकार के दिशा निर्देश के आलोक में चल रही प्रतियोगिता परीक्षाओं की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाना है। रांची से मुंबई और हैदराबाद के लिए 2 नई फ्लाइट शुरू, यात्रियों को मिलेगी बेहतर सुविधा। रांची से मुंबई और हैदराबाद के लिए हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। रविवार से एयर इंडिया एक्सप्रेस द्वारा 2 नई उड़ानों की शुरुआत की जा रही है। यह नई सुविधा यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और उनके यात्रा के अनुभव को और भी सुगम बनाएगी। धड़ल्ले से चल रही अवैध बालू की तस्करी, BSL की लापरवाही। बोकारो के हरला थाना क्षेत्र के भतुआ में धड़ल्ले से अवैध बालू की तस्करी जारी है। भतुआ में दामोदर नदी के किनारे अवैध बालू तस्करों ने बड़ी संख्या में JCB मशीन लगाकर बड़े भूभाग पर बालू निकालने का काम शुरू किया है। इसमें ज्यादातर फॉरेस्ट विभाग की टीम है जिसे बोकारो स्टील प्लांट को हैंडओवर किया गया है। देर रात 2 बजे से पहले सुबह तक बालू तस्करी का काम धड़ल्ले से जारी है। बताते चले कि पिछले दिनों खनन विभाग की तरफ से छापेमारी भी हुई थी और करीब 150 टन बालू को जब्त किया गया था। लेकिन फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर से एक बार बालू तस्करों के द्वारा अवैध बालू तस्करी का काम
किया जा रहा है, जबकि हरला और सेक्टर 6 थाना मुखदर्शक बना हुआ है। वहीं जिला फॉरेस्ट अधिकारी रजनेश कुमार ने मामले को गंभीरता से लेते हुए अब मामले को ऊपर तक लिखने की बात कही है। उन्होंने कहा कि ये फॉरेस्ट की जमीन तो है, लेकिन बोकारो स्टील प्लांट को दिया गया है, जहां इसमें बोकारो स्टील प्लांट के मैनेजमेंट को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बालू की तस्करों द्वारा कई सारे पेड़ को क्षति पहुँचाने का काम किया गया है और अभी भी किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में जंगलों में बढ़ी आग लगने की घटनाएं, वन विभाग ग्रामीणों को दे रहा विशेष एहतियात बरतने की सलाह। पूरे देश के साथ साथ झारखंड में गर्मी बढ़ रही है। इस बीच जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। गढ़वा में भंडरिया के जंगल में महुआ चुनने के लिए लगाई गई आग जंगल में फैलने लगी, तब वन कर्मियों की तत्परता के कारण समय रहते आग पर काबू पाया गया, जिसके बाद जंगल को बड़े पैमाने पर नुकसान होने से बचाया गया है। भवनाथपुर के टाउनशिप स्थित सेल में झाड़ियों में आग पकड़ ली, लेकिन समय रहते दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया, जिसकी वजह से क्षेत्र में बड़ा हादसा होते होते रह गया। इन घटनाओं ने गढ़वा जिले में आग को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। दमकल विभाग और वन कर्मियों की तत्परता की वजह से आग के तांडव को नियंत्रित किया गया है और बड़े पैमाने पर नुकसान होने से बचाया गया है। गर्मी के दिनों में जंगल में आग के मामलों को लेकर वन विभाग गंभीर है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के 100 जिलों को चिन्हित किया है जहां जंगलों में आग लगने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, जिसमें गढ़वा जिले को भी संवेदनशील जिला माना गया है। इसे लेकर वन विभाग अलर्ट पर है, क्योंकि महुआ चुनने के लिए ग्रामीण अक्सर जंगल को आग के हवाले कर देते हैं। गर्मी के मौसम में गढ़वा के जंगल में आग लगने की घटनाएं आम हो जाती हैं। दरअसल इस समय महुआ का सीजन है और ऐसे में ग्रामीण जंगल में आग लगा देते हैं, जिसका असर वन क्षेत्र पर पड़ता है, जहां जंगल में बेशकीमती पौधे जलकर राख हो जाते हैं। वहीं जीव जंतु पर भी इसका उल्टा असर पड़ता है। हालांकि वन विभाग इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए लगातार ग्रामीण इलाकों में जागरूकता फैलाने का प्रयास कर रही है। साधु बनकर आया, बेटा बन ठगा, 4,10,000 की ठगी कर फरार, हजारीबाग से गिरफ्तार। लोअर बाजार थाना क्षेत्र में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति साधु के वेश में आया और खुद को 15 साल पहले लापता हुआ बेटा बताकर 4,10,000 रुपए की ठगी कर फरार हो गया। पुलिस ने उसे हजारीबाग के पापड़ी गांव से गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान मोहम्मद रशीद योगी के रूप में की गई है, जो उत्तर प्रदेश के टिकरिया गांव का निवासी है। रामनगर डोमटोली निवासी अनिल राम ने 28 मार्च 2025 को लोअर बाजार थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। 1 जुलाई 2024 को एक व्यक्ति साधु के वेश में अनिल राम के घर पहुंचा और खुद को उनका 15 साल पहले लापता हुआ बेटा छोटू कुमार बताया। उसने परिवार से जुड़ी बातें इतनी सटीक बताई कि सभी ने उसे पहचान लिया। उसने कहा कि वह साधु बन चुका है और घर लौटना चाहता है, लेकिन इसके लिए गोरखपुर में भंडारा, वस्त्र और पीतल दान करना जरूरी है। परिवार ने उसे 2 लाख रुपए नकद दे दिए। 3 दिन बाद उसने दोबारा 2 लाख रुपए मांगे, यह कहकर कि उसके गुरु ने 1 हफ्ते का समय दिया है, अन्यथा उसे 14 साल की सजा मिलेगी। 13 जुलाई को उसने 10,000 रुपए और ऑनलाइन मंगवाए। इसके बाद उसका मोबाइल बंद हो गया और उसने बातचीत बंद कर दी। झारखंड सरकार का कोयले पर सेस बढ़ाने से बिजली की उत्पादन लागत प्रति यूनिट 0.09 रुपए पैसे बढ़ेगी। झारखंड सरकार द्वारा कोयले पर सेस बढ़ाने की वजह से बिजली के उत्पादन लागत में वृद्धि होगी। बिजली के उत्पादन लागत में वृद्धि होने का असर अंतिम रूप से बिजली उपभोक्ताओं पर भी पड़ेगा। झारखंड सरकार ने कोयले पर प्रति टन वसूले जाने वाले सेस को 100 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया है। इससे प्रति यूनिट बिजली उत्पादन लागत में 0.09 रुपए 9 पैसे की वृद्धि हो सकती है। राज्य सरकार द्वारा कोयले पर सेस 100 रुपए से बढ़ाकर 250 रुपए प्रति टन कर दिया गया है। इससे कोयले की कीमत में 150 रुपए प्रति टन की वृद्धि होगी। इससे बिजली की उत्पादन लागत बढ़ेगी। पत्नी ने खाना देने से किया इनकार तो पति बना हैवान, लोहे की रॉड से पीटकर की हत्या। रामगढ़ जिले के पतरातू में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को लोहे की रॉड से पीट कर मार डाला। घटना शनिवार को पीटीपीएस न्यू मार्केट झोपड़पट्टी में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी 55 वर्षीय संतोष भुइया ने अपनी पत्नी सुनीता देवी से खाना मांगा। जब पत्नी ने खाना देने से इनकार कर दिया तो संतोष भुइया ने गुस्से में आकर उसे लोहे की रॉड से पीटना शुरू कर दिया। मारपीट इतनी गंभीर थी कि महिला की मौके पर मौत हो गई। घटना के बाद पतरातू पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मृतका के 6 बच्चे हैं, जो घटना के बाद सदमे में हैं और उनका रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों ने बताया कि संतोष भुइया अक्सर शराब पीकर घर में झगड़ा करता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार पहुंचे आरएसएस मुख्यालय, दी डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि।
गुड़ी पड़वा के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंचे, जहां उन्होंने आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर के.बी. हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की है। नागपुर दौरे के दौरान पीएम मोदी दीक्षा भूमि भी पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। यही वह स्थान है जहां 1956 में बाबा साहेब अंबेडकर ने अपने हजारों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। आवास बोर्ड को जमीन लीज फ्री की राशि ही लेने का निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने आवास बोर्ड की जमीन को लीज फ्री करने के लिए 2 बार राशि मांगे जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रार्थी को बड़ी राहत प्रदान की है। अदालत ने कहा कि आवास बोर्ड की ओर से लीज फ्री करने के लिए सिर्फ आवंटित भूखंड की कीमत पर राशि ली जाएगी, जमीन पर बने मकान पर नहीं। इसलिए आवास बोर्ड के उक्त आदेश को निरस्त किया जाता है। अदालत ने आवास बोर्ड को उक्त जमीन को लीज फ्री करने का आदेश दिया है। इस संबंध में आजाद कुमार ठाकुर ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता राजेश कुमार ने अदालत को बताया कि प्रार्थी ने आवास बोर्ड से जमीन आवंटित कराया था। बोर्ड के संकल्प के अनुसार अगर जमीन धारक जमीन लीज फ्री कराना चाहता है तो उसे भूखंड के बाजार मूल्य की 15% राशि आवास बोर्ड को देनी होगी। प्रार्थी ने उक्त भूखंड को लीज फ्री कराने के लिए आवास बोर्ड में आवेदन दिया था। आवास बोर्ड के निर्देश पर प्रार्थी ने 15,12,000 रुपए की राशि 15 मार्च 2024 को जमा करा दी थी। इसके बाद 18 मार्च को आवास बोर्ड ने फिर से प्रार्थी को 14,80,000 रुपए जमा कराने का आदेश दिया। कहा गया कि उक्त राशि भूखंड पर बने भवन का है। कोर्ट को बताया गया कि आवास बोर्ड के संकल्प के अनुसार भूखंड का ही पैसा लिया जा सकता है, इसलिए आवास बोर्ड द्वारा दोबारा राशि मांगा जाना उचित नहीं है। इसके बाद अदालत ने आवास बोर्ड के आदेश को निरस्त करते हुए जमीन को लीज फ्री करने का आदेश दिया है। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।